इस फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में याद रखना ज्यादा अच्छा रहता और इजी होता। If we consider three equation of two variable, if we consider three equation of two variable, like तीन इक्वेशन कंसिडर करने जा रहे हैं टू वेरिएबल के, a1x b1y c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 सेकेंड, a3x b3y c3 इक्वल टू 0 थर्ड। satisfied for the same value of x and y। ये तीनों इक्वेशन x y के दोनों एंड कंडीशन में, ये सारे साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस का मतलब एंड होता है ना कि और नहीं मानना कभी, एंड इंग्लिश में एंड मतलब साइमल्टेनियस, मतलब ऐसा वैल्यू जो तीनों को साथ साथ ट्रू करे, सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। सपोज x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ, तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होना, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई होना, इसलिए कहा मैंने सेटिस्फाइड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x की वैल्यू 5 ले लिया, y की वैल्यू 3 ले लिया, मान लिया, उसी वैल्यू के लिए तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई करना। ऐसे कंडीशन में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो उसका सॉल्यूशन आता है। वैसे तुम्हें मालूम होना कि दो वेरिएबल के तीन इक्वेशन हो अगर और एक ही वैल्यू है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है, उसको कंकरेंट कंडीशन कहते हैं, वो बाद में बोल लेंगे। अभी फिलहाल मुझे डिटरमिनेंट से देखने हैं, तो मैं क्या करूंगा कि एक्स वाई को एलिमिनेट करेंगे, एक्स वाई को एलिमिनेट करेंगे, या इन दोनों इक्वेशन से, अगर इन दोनों का जो सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको लेकिन कह रहा है कि सेम वैल्यू तीनों कर रहे हैं, तो इन दोनों का सॉल्यूशन इसको भी करना। तो इन दोनों का सॉल्यूशन x की वैल्यू निकालकर y की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे तो कंडीशन मैच करता। वो कंडीशन मुझे याद है, मैं डायरेक्ट लिखता, तो यहां पे लिखता मैं ऑन eliminating x and y। एक्स वाई को एलिमिनेट करने के बाद मुझे तीनों इक्वेशन से क्या मिलता है, एक मिलता है a1, बेटर होता कि सेकेंड थर्ड से सॉल्यूशन निकालते एक्स वाई का और फर्स्ट पे पुट करते, तो आता है a1 b2c3 माइनस b3c2, यहां पे माइनस b1 c3a2 माइनस c2a3 प्लस c1 a2 b3 a3 b2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालने के बाद जब इसमें पुट करेंगे तो फाइनल ये कंडीशन आता है। तो ऑन एलिमिनेटिंग हम कह सकते हैं वी गेट, इतना बात है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन साइड
is called third order determinant. लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसमें जीरो को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड में ये है, राइट हैंड साइड में जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट कहते हैं. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3. टॉप टू बॉटम देखो तो ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो फर्स्ट रो ये सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड रो, ये थर्ड पोजीशन पे है थर्ड रो, लेफ्ट टू राइट देखो वर्टिकल, तो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड पोजीशन पे सेकेंड कॉलम, ये थर्ड पोजीशन पे थर्ड कॉलम. अब ये एक्सप्रेशन यहां से यहां तक कोई वैल्यू देगा, यहां पे ये वैल्यू जीरो देगा तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा. खैर मैं कहता कि ये कोई वैल्यू देगा, उसी एक्सप्रेशन को उसी वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिखा, तो डिटरमिनेंट का एक वैल्यू ही है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन. हम इसको एक्सपैंड कैसे करेंगे, इससे ये कैसे, इससे ये कैसे आएंगे वो समझो. इससे ये आ सकते वो बताता रूल. इसके आगे यहाँ पे प्री में प्लस होता, यहाँ प्री माइनस प्री प्लस, तो पहले प्लस A1 के लिखेंगे तो A1 प्लस, और A1 के अक्रॉस रो कॉलम को हाइड कर देंगे, तो ये क्रॉस ये हाइड हो गया, ये और ये हाइड हो, तो ये बचा, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन B2 C3 प्लस में और B3 C2 माइनस में लिखा. फिर इसके आगे माइनस, तो माइनस B1, इसके एक क्रॉस रो कॉलम को हाइड करेंगे, तो ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो हाइड हो गया, तब ये बचा ये बचा ये बचा ये बचा, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन C3A2 प्लस में माइनस C2A3 माइनस में. अब इसके आगे प्लस लिखेंगे, इसके क्रॉस जो एलिमेंट है उसको हाइड करेंगे कॉलम रो में, तो ये हाइड हो गया ये हाइड हो गया, तो बचा ये. अब इसमें हमेशा मल्टीप्लाई लेफ्ट टू राइट, तो इस क्रॉस कॉर्नर टॉप टू बॉटम, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, तो A2 B3 प्लस में और A3 B2 माइनस में. तो इससे मैं इजीली ये आ सकता, इसको याद रखना मुश्किल होता है. ओके, इसको याद रखना सिंपल है, वो देखो कैसे. अगर मेरा इक्वेशन दिया था A1x B1y C1 इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x B3y प्लस C3 इक्वल टू 0, तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन के जितने कांस्टेंट है उसको फर्स्ट रो में रख लेते, सेकेंड इक्वेशन के सारे कांस्टेंट को सेकेंड रो में रख लेते, थर्ड इक्वेशन के सारे कांस्टेंट को थर्ड रो में रख लेते. इस तरह से रो में सब रख लिए तो बाकी कॉलम में मिल जाते.
अब एक रो, दो रो, तीन रो मिल गया हमें, तो कॉलम भी मिल गया, एक दो तीन कॉलम ही मिल गए। और फिर रूल लगा लिया, इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, और एक्सपेंशन क्या बताया, इसके क्रॉस हाइड, फिर मल्टीप्लाई, ये प्लस ये माइनस, इसके क्रॉस हाइड, इसके आगे माइनस, फिर ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस में मल्टीप्लीकेशन, फिर इसके आगे प्लस, ये हाइड, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन प्लस में, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन माइनस में। तो अगर इक्वेशन मालूम है और कहा गया कि ये तीनों इक्वेशन एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करते हैं, मतलब इन तीनों का यूनिक सॉल्यूशन है, तीनों का यूनिक सॉल्यूशन है, उस केस में हम इसका डिटरमिनेंट बना के इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। मतलब अभी मैं इसका यहां डिटरमिनेंट लिखा, अब मुझे यहां पे कोई कहता कि दिस थ्री इक्वेशन सेटिस्फाई फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स वाई, तो मैं फट से यहां पे लिखता है एक चीज a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 और इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि एक वैल्यू था जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आया था मेरे पास, उसी एक्सप्रेशन को लिखा था मैंने ऐसे, और इक्वल टू 0 था। तो ये कंडीशन आया, क्या है, ये कंडीशन आया इस तीनों का यूनिक सॉल्यूशन आने का। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करता है तो इन तीनों का यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, सबसे पहली बात, मिलेगा तो तीनों कोइंसिडेंट हो जाएंगे, कोइंसिडेंट होंगे तो तीन लाइन की बात करेंगे। कोइंसिडेंट के केस में ये सारे कांस्टेंट रेसिप्रोकल होंगे, उसके बाद एक प्रॉपर्टी में करेंगे। अभी ये समझो कि सिंगल सॉल्यूशन के लिए, एक यूनिक सॉल्यूशन के लिए, अगर ये कहे कि ये सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए सेटिस्फाई करता है तीनों, तो ये कंडीशन कंपल्सरी है। अब यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो लाइन बोल रहे थे वो लाइन के बारे में। तुम जानते हो कि ये एक लाइन का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है, जो पढ़े होगे ax by प्लस सी इक्वल टू 0, एक लाइन को दिखाता है। यहां तीन लाइन, अलग अलग लाइन सपोज कि इसको मैंने L1 माना, इसको L2, इसको L3। तो एक केस हो सकते हैं ऐसे, तो इस केस में ये नॉट इक्वल टू 0 आएंगे। अगर इसको मैं डेल्टा कह लूं यहां पे, तो ये L1 L2 L3 ऐसा है, तो इस केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और एक केस हो सकता, सपोज कि ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, ये L3 लाइन है। एक केस हो सकते हैं कि ये L1 ये L2, तो तीसरा लाइन इससे पास करता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों से L3, तो इस केस में ये डेल्टा इक्वल टू 0 होता है। जब डेल्टा इक्वल टू 0 हो तो हम कहते हैं ये तीनों लाइन को कंकरेंट लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेईई मेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेईई मेन। और कह दे कि तीनों लाइन कंकरेंट है या तीनों का सॉल्यूशन एक ही यूनिक सॉल्यूशन है, तो तुमको डायरेक्ट लिखना चाहिए a1 b1 c1, फर्स्ट रो a2 b2 c2, सेकंड रो a3 b3 c3 इक्वल टू 0। कंडीशन डायरेक्ट लिखने से आंसर क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन से डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं फास्ट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर जेईई मेन एंड एडवांस के कंकरेंट लाइन में हमेशा तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेंगे और ये पॉइंट ऑफ कंकरेंट होंगे, और ये तीनों लाइन को कंकरेंट लाइन कहेंगे। कंकरेंट लाइन की इक्वेशन लिखने का तरीका वो सब ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अलजेब्रा में ही एक चीज मुझे मिला ज्योमेट्री का जो याद रखने का है कि ये तीनों इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए, बोला जाए कि तीनों इक्वेशन सेम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है, मतलब कंकरेंट है। क्या है? कंकरेंट है। तो कंकरेंट का कंडीशन ये याद रखना, भूलना नहीं। तीसरा केस ऐसा अराइज हो सकता है कि तीनों लाइन ओवरलैप करें।
तीनों लाइन ओवरलैप करे तो इसमें ये कंकरेंट लाइन नहीं है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसमें भी डेल्टा इक्वल टू 0 होंगे ये, लेकिन यूनिक का केस नहीं है, ये यूनिक का केस नहीं, ये यूनिक का केस है, कंकरेंट कंकरेंट लाइन यूनिक का केस है। लाइन्स ये यूनिक का केस है, ये कोइंसिडेंट अगर तीनों लाइन तीनों लाइन एक दूसरे पर रन कर जाए उसको कोइंसिडेंट कहते हैं। और एक तीसरा केस कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो, तो इस केस में भी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, ये केस में डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इस केस में डेल्टा इक्वल टू 0 बट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस केस में डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा मैंने इसी को कहा जो डिटरमिनेंट कांस्टेंट से बना है, लेकिन यहां यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में नो सॉल्यूशन, इन दोनों का सॉल्यूशन है बट ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इन दोनों का सॉल्यूशन है बट ये सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इन दोनों का सॉल्यूशन, तो कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो एट ए टाइम तीनों को सेटिस्फाई करे, तो इसमें नो सॉल्यूशन। लेकिन दो लाइन के बीच सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग टाइप है ये, इस केस में नो सॉल्यूशन, लाइन के बीच में भी नहीं और ओवरऑल भी नहीं, क्योंकि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, अलग अलग है, ये तीनों लाइन में कभी भी कोई पॉइंट, ये नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में है, ये पैरेलल है, तो इसमें दो लाइन के बीच में सॉल्यूशन नहीं और ओवरऑल तीनों लाइन का देखूं तब भी सॉल्यूशन नहीं है, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल टू, ये दोनों स्ट्रक्चर हुआ डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0। इसमें ये स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा इक्वल टू 0 कंकरेंट के लिए, किसके लिए, कंकरेंट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। खैर ये ज्योमेट्री में आपको फिर से आएगा ही, लेकिन अभी आपको याद रखना ज्यादा अच्छा रहता है। अब एक चीज और आपको लिख दूं, A1 B1 A2 B2, यहां पे एक डिटरमिनेंट लिखा था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसमें A1 B1 A2 B2 आर एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट, A1 B1 A2 B2 are elements of this determinant। यहां भी भाई 3/3 हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होंगे, 2/2 हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे, तो n/n हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर होंगे, डेट इज 4/4 अगर डिटरमिनेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट 16 होंगे, याद रखना। इसमें एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 टोटल एलिमेंट 9 है, ये एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो का, सेकंड रो का, थर्ड रो का, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये अलग बात है, लेकिन है सारे एलिमेंट ही इसमें अंदर में। तो मैंने क्या कहा कि जितने रो उतने कॉलम, तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, अगर 4 कॉलम 4 रो तो 16 एलिमेंट उसमें होंगे। मोस्ट पार्ट जो पढ़ने हैं जी मेन एडवांस के, वो थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट पढ़ने हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिटी, फॉर फ्यू क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ही सेकेंड ऑर्डर के पढ़ने हैं, और रेयर केस में ही फोर्थ ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, आए नहीं कभी। अगर हम थर्ड ऑर्डर को सही से सीख लिए तो फोर्थ ऑर्डर कोई मुश्किल नहीं है, फोर्थ ऑर्डर वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो प्रॉपर्टी पे आगे प्रॉपर्टी पढ़ना है, माइनर, कोफैक्टर, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट मेथड, थोड़ा बताया अभी लेकिन एक्सपेंशन डिटेल में बताने वाले, उसका वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वो सब
जब हम एक्सपेंशन सीख लेंगे तो उसमें अगर थर्ड ऑर्डर का सही से एक्सपेंशन सीखा तो फोर्थ ऑर्डर इजीली कर सकते, टाइम कंज्यूमिंग है तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग। अगर बड़ा पूछा गया है तो ऑब्वियस उसको एक्सपैंड नहीं करना है, उसको प्रॉपर्टीज पे बनाना है, जो कि आगे पढ़ेंगे। अभी भी डिस्कस किया माइनर, मेजर, माइनर, कोफैक्टर, वैल्यू, एक्सपेंशन, प्रॉपर्टीज, फिर इक्वेशंस, वो सब पढ़ने डिटेल में एक्सेट्रा आगे पढ़ने, वही टॉपिक मेन है। अभी इंट्रोडक्शन दे रहे वो तो आपको बताया ही। तो एन स्क्वायर इसके टोटल एलिमेंट हुए, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। अब अभी तक जितना इंट्रोडक्शन पढ़े उस पर एक क्वेश्चन करते। एक क्वेश्चन है ए एल प्लस सी एम प्लस बी एन इक्वल टू 0, सी एल बी एम ए एन इक्वल टू 0, बी एल ए एम सी एन इक्वल टू 0। एलिमिनेट L कॉमा M कॉमा N। अभी तक जो किया था एलिमिनेट करने का वो दो वेरिएबल का, इसमें तीन वेरिएबल बोल दिए L M N, तीन को एलिमिनेट करने, अभी तो सीखा नहीं है लेकिन इजी कर सकते हैं। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दो वेरिएबल में, वो देखो L M N L M N L M N, किसी एक वेरिएबल से डिवाइड दे सकते तो दो वेरिएबल आ सकता है। देखो कैसे हम मान सकते हैं, लेट n नॉट इक्वल टू 0। इस केस में n से अगर डिवाइड देंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो आएगा a इंटू एल अपॉन एन प्लस सी m डिवाइडेड n कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 डिवाइडेड n, नॉन 0 को नॉन 0 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आता है। दूसरा इक्वेशन को देंगे तो c l अपॉन n b m अपॉन n, यहाँ n कैंसिल हुआ तो a यहाँ पे 0 ही रहेगा। n से हर एक इक्वेशन है बहुत सारा डिवाइड दे रहे हैं, माना n नॉट इक्वल टू 0 है। कंडीशन का खास तौर से जेईई में ध्यान देना चाहिए कि n के बारे में मालूम नहीं कि 0 है कि नहीं है। 0 होगा तो अलग बात है, मैंने कंडीशन मान ली कि n नॉट इक्वल टू 0 है तब डिवाइड दे रहे हैं, क्योंकि किसी चीज को 0 से डिवाइड कभी नहीं दे सकते, नहीं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज, वैल्यू का स्ट्रक्चर चेंज होता। जानते हैं कि 0 से देने पे या तो आपको मालूम है 0 बाय 0 मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है, और किसी चीज को अगर 0 से डिवाइड दे देते कोई भी नंबर को 0 से दे तो इन्फिनिटी आ जाता। तो ये केस बन जाए, ये केस बन जाए तो ये दोनों मेरे के काम का केस नहीं है। सो ये नॉट इक्वल टू 0 लिया है और तीनों को डिवाइड दे रहे हैं बोथ साइड n से। तो पहले को दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को देंगे तो आएगा b l अपॉन n c m अपॉन n, यहाँ पे n कैंसिल तो c इक्वल टू 0। अब मुझे अलाउ करो, दैट इज लेट कि l बाई n को x मानू एंड m बाई n को y मान लो। तो अब ये दो वेरिएबल में रिड्यूस हो गया। पहला आया bx, सॉरी पहला आया ax cy प्लस b इक्वल टू 0, दूसरा आया cx by प्लस a इक्वल टू 0, तीसरा आया bx cy bx, सॉरी यहां पे a होंगे ay प्लस c इक्वल टू 0।
अब मैं इसी क्वेश्चन को देखो जो पहले पढ़ा था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो एलिमिनेट करना है तो तीनों एक ही वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट मैं डिटरमिनेंट लिख देता। अगर मुझे याद नहीं रहता तो बहुत टाइम लगता है एलिमिनेट करने में, मैं फास्ट कर सकता कि तीनों एक ही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है। तो कांस्टेंट फर्स्ट इक्वेशन है, कांस्टेंट फर्स्ट रो में A C B, सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड रो में C B A एंड थर्ड इक्वेशन का थर्ड रो में B A C और इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन आता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। दैट इज ये सिंपलेस्ट फॉर्म है MN को एलिमिनेट करने का। इसके आगे हम मूव करेंगे माइनर, मेजर, माइनर, कोफैक्टर etc एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन का, सो आई विल स्टॉप हियर, मैं यही रुकूंगा। नेक्स्ट पार्ट में फिर आगे माइनर कोफैक्टर से स्टार्ट करते हैं।